Hello guys, namaste. Welcome Master IS Mentorship. Guys, today we will discuss about the editorial of the Hindu as well as PIB and All India Radio. ठीक है, that there are some important articles in the Hindu. So let's we will discuss about it. At first we will talk about the aging population aging. ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर जो हो रही है एजिंग हो रही है, पॉपुलेशन जो है बुढ़ी हो रही है कई स्टेट के अंदर। तो आज इसके ऊपर हम टॉपिक है हमारा बहुत अच्छा ये टॉपिक्स है। ये आपका जीएस पेपर टू टू में सोशल जस्टिस सोशल इशू के बारे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर अगर आए तो लिखने के लिए आपको बहुत अच्छे इसमें आपको आर्टिकल्स और मेंस आंसर राइटिंग में आपको बहुत नोट्स आपको मिल जाएंगे लिखने के लिए। ठीक है गाइज, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आपको तो ए से लेकर जेड तक इसको एवरीथिंग आपको ये पूरा कंप्लीट टॉपिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा टॉपिक्स जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ठीक है, ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये चलती आ रही है। ठीक है, और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए वक्त के हिसाब से, और इसमें क्या भी खबर बाकी जो कुछ स्क्वाड में चल रहा था उन्होंने क्या अपना वर्डिक्ट दिया, और इंडिया को क्या एडवांटेज हुई, क्या पाकिस्तान को क्या डिसएडवांटेज हुई। ठीक है, और आने वाले वक्त पे हमें ऐसे इशू को कैसे सुलझाना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट को कैसे सुलझाना चाहिए। आज इस पूरी इस पे आप पूरी अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाएगा, उस पर बहुत अच्छे नोट्स और बनाए गए गाइज। इसको आपको पूरे कंप्लीट इसके अंदर आपको जीएस के इसके टॉपिक से नोट्स मिल जाएंगे, और आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़ाएगा, माइंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बिल्डअप होगा, आपको नई सोच सीखने को मिलेगी, आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा गाइस। तो प्लीज़ वेयर विद मी टिल एंड। और इसके अंदर आपके प्रीलिम्स के बूस्टर भी हैं जो आपके उस काम में आएंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है गाइस, सबसे पहले आज के अंदर जो टॉपिक्स दिया हुआ है वो दिया है, देखिए बैलेंस अप्रोच बना के चलने का एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, हमने अभी सुना होगा कि हमारे जो पॉपुलेशन, आपने सुना होगा कि हम दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया। फॉर 1 4 करोड़ से भी ज़्यादा वो हो गए। ठीक है, तो हम अगर आप देखेंगे इतनी बड़े देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन बुढ़ी हो रही है। ठीक है, कौन कौन से स्टेटों में बुढ़ी हो रही है, कौन कौन से बेल्टों में बुजुर्ग हो रहे हैं लोग बाग। ठीक है, और आपने देखा होगा जापान में, आपने सुना है हंगरी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ग्रीक में, इन सबों में जो है पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा एजिंग हो रही है। तो वहाँ पर जो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है इनको पॉलिसी वो दे रही है, इंटेंसिव दे रही है। ठीक है, आप अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाइए। ठीक है, आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी, आपको घर दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके के वो इनका मुँह बनाने लालची कर रही है, मगर वो जो है कि कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है, ये जो वर्ल्ड है, जो कंट्रियाँ हैं, ये डेवलप कंट्री हैं गाइस। इसमें क्या होता है कि आपको डेवलप कंट्री होने के लिए बहुत ज़्यादा है हडल्ड होती है, बहुत हसल होती है आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, एक माँ को पहले बच्चा जन्म देना होता है, उसके बाद उसकी परवरिश करनी होती है। ठीक है, वो जो परवरिश करती है, तो अगर वो परवरिश करती है तो क्या होता है, उसको अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर वो कि वहाँ पर तो आपको मालूम है उनका कल्चर जो है ऐसी है, इंडिपेंडेंट कल्चर है वहाँ पर, किसी से वहाँ उनका कल्चर थोड़ा सा, हमारे यहाँ जो है बच्चा को माँ अपना बहुत अपना प्यार सा देती है, अपना 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 खून दूध पिलाती है। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह का कल्चर है नहीं। हमारे यहाँ जो कल्चर है, हिंदुस्तान के अंदर जो कल्चर है, वो एक कल्चर बेस्ट कल्चर है। ठीक है, वहाँ इस प्रकार का जो भी है कल्चर है नहीं, वहाँ पर सब अब इंडिपेंडेंट है, वहाँ का किसी से कोई वो नहीं है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन जो रही है वो वृद्धि हो रही है, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट को पॉलिसी दे रही है, इनको इंटेंसिव प्रोवाइड करा रही है कि आप आपको घर देंगे, आपको हम इनकम टैक्स में छूट देंगे, हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। मगर वो लोग जो है वो इस चीज़ पे आ नहीं रहे, क्योंकि वो अपनी बड़ी पॉपुलेशन बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तो माँ को उसकी नहीं परवरिश करनी पड़ेगी, उससे अपना करियर दाव पे लगाना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बच्चे को पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको करियर बनाना पड़ेगा, इसको इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज, ठीक है, जॉब, ये सब वहाँ पर मतलब इतना ईज़ी नहीं है। तो इसी मारे वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इस चीज़ को अब नज़रअंदाज कर रही है, वो चाहती नहीं है कि वो कोई इनको बने। तो इसके बारे में आज ये थोड़ा टॉपिक है, मैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ आप बताता हूँ। देखिए जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वन ड्रॉप हुई है। देखिए फर्टिलिटी रेट जो ये ड्रॉप हुई है 1.9 इन 2001 के अंदर। ठीक है, कहाँ से पहले की थी 2.1 थी, ये 2.1 थी। ठीक है, 2.1 से कितनी आ गई है ये
1.9 आ गई। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, तो अब जब हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन जो है 2070 के बाद जो है डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। 2070 के बाद 2060 से और 2070 के बीच जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एजिंग होना चालू हो जाएगी। तो इसी पे ये एक आर्टिकल्स है और इसी पे ये आर्टिकल्स दिया दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारे जो देश में जो कहिए तमिलनाडु और केरला है, इन्होंने तो बोल भी दिया आप अपनी जनरेशन में जाओ, दो दो बच्चे करो। ठीक है, तो और उनके मुकाबले में जो एजिंग की जो एक तो वो वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है और दूसरी जो वहाँ पर एजिंग भी हो रही है, बुजुर्ग हो रहा है वहाँ के लोग। तो वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है, और बिहार के आप देखोगे तो वहाँ की जो है फर्टिलिटी रेट तो कम है, लेकिन क्या है इंक्रीजमेंट हो रहा है, उनका लॉन्गेस्ट जा रही है। तो वहाँ उसके कम पे देखा जाए तो वो वहाँ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो एड्रेसिंग द एजिंग फेडरल प्रेजेंटिंग कंसर्न। ठीक है, addressing aging and further representing concern. The implication of a aging population are multifaceted and impacting work force available। ठीक है, ये जो है वहाँ की जो एड्रेस किया गया है एजिंग को एक फेडरल सिस्टम के द्वारा क्या उन्होंने क्या बताया कि आप अगर ग्रो करेंगे, डिबेट हुआ है, डिबेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, अगर आप फेडरल के हिसाब से मतलब फेडरलिज्म मतलब हाँ, फेडरलिज्म मतलब होता है, इसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि फेडरलिज्म संघवाद का भाटा, संघवाद का मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है, उसे बोलते हैं संघवाद का ढांचा, इसे बोलते हैं फेडरलिज्म। तो वो बोला है ये फेडरल रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। ठीक है, फेडरल रिप्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि इसको भी आगे बढ़ना होगा और उसके बाद और ये पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये होती है डेमोक्रेसी के परफॉर्म के हिसाब से। ठीक है, ज्योग्राफी का व्यू के हिसाब से ये आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सब इसके अंदर बताया। ठीक है, तो सिग्निफिकेशन जो जो इंडिकेट होगा प्ले रोल करेगा शेपिंग फेयर पॉलिसी। इससे क्या होगा, पॉलिसी सही बनेगी। आप पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो कि वहाँ पर लोकसभा में उनकी जो सीटें कम भी आती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो वोटिंग जो होती है वो आप देखेंगे वो पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड होता है जो वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर देश के अंदर, जिस देश में हम रहते हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर इस तरह से दी जाती है। तो और कुछ ऐसे स्टेट है वहाँ पर जो पॉपुलेशन बूढ़ी भी हो रही है और साथ में साथ कम भी हो रही है। तो ये बात वहाँ पर बताई है। ठीक है, इस और ये दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर आप देखेंगे कि जो चैलेंजिंग आए हैं, देखिए चैलेंजिंग याद है, चैलेंजिंग एंड प्रो नेटिव पॉलिसी। ठीक है, इंडिया जो है साउथ स्टेट में एक्सपीरियंस अ रैपिड एज, जो साउथ एशिया में देखेंगे रैपिड एज, बहुत ज़्यादा जल्दी से उनका जो हो रहा है एजिंग हो रही है। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल कंसर्न रिगार्डिंग अ हेल्थ केयर इकोनॉमिक प्रोडक्ट एंड वर्क फोर्स इजी। ठीक है, ये नेचुरल वो है कि आप हेल्थ केयर इकोनॉमिक और प्रोडक्ट वर्क फोर्स से बढ़ाएं। द प्रोनेटिव पॉलिसी अलॉन्ग में नॉट बी अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, प्रोनेटिव जो है पॉलिसी जो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जैसे लाइक हम यहाँ प्रोनेटिव सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फ्रांस हंगरी हो गया, फिनलैंड हो गया, वहाँ क्या हो रहा है कि जो ऑफर दिया जा रहा है इनको कैश सेंसिटिव देने के मैटरनिटी और मैटरनिटी और पेरेंटिटी लीव दी जा रही है। ठीक है, माँ पिता को भी लीव दी जा रही है। मैटरनिटी मीन्स माता को लीव दे रही है। मैटरनिटी पैटर्नल लीव मीन्स पिता को पैटर्नल लीव दे रही है। टैक्स में बेनिफिट दिया जा रहा है। ऐसी जो वहाँ पर जो इस तरह के उनको लुभाने दिया जा रहा है, मगर वो क्या कह रहा है एजुकेशन एक्सपेंसिव, ये सब कह रहा है आपको वो बढ़ा दिया कि वो क्या सोचते हैं कि हम बच्चा अगर पैदा करते हैं तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें फोर्स होना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, हमें अपनी करियर से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अब उन लोगों से चीज़ें ये दूर हो गई हैं। वो अब ये किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे रहे। तो इसी के मारे वो वहाँ की जो है पॉपुलेशन एजिंग होती जा रही है, बुढ़ी होती जा रही है। ठीक है, तो द केस ऑफ अ यंग कपल्स आर रिप्रोड्यूस चॉइस आर मॉडर्न डे कपल्स एंड इंक्रीजिंग अपने स्मॉल बाइट। देखो जो आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, जो न्यू कपल जिनकी शादी हो रही है, वो चाहते हैं छोटी वो है क्या, वो है छोटी छोटी फैमिली हो। ठीक है, और लार्जर ड्यू टू इकोनॉमिक प्रेशर, उनके प्रेशर होता है, काय का प्रेशर होता है, इकोनॉमिक प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर होता है, एस्पिरेशन में होता है, और अनपेड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वुमेन पर। ठीक है, वुमेन को होता है कि अनपेड वो स्कूल अगर वो अनपेड पेड माने अनपेड अगर वो
ऑफिस की छुट्टियाँ कर लेती है तो उसके पैसे कटेंगे, उसको ठीक है इशू होगा, जॉब से इशू होगा, सिक्योरिटी से इशू होगा, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर होगी, ठीक है। ये सब जो आज के नए जवान लोग हैं वो ये सब इनको प्रॉब्लम क्यों करनी है, तो इसी हमारे को छोटी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। वे फॉर्मेट की अगर हम देखें, मगर हमें इसके क्या सॉल्यूशन है, हमें कैसे आगे बढ़ाने चलेगी, तो हमें क्या होगा, बैलेंस पॉपुलेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसके अंदर क्या होगा, पॉलिसी शुड बी ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअली चूज होना चाहिए, यानी कि जेंडर इक्वलिटी सारा प्रेशर सिर्फ माता के ऊपर नहीं आना चाहिए, पिता के ऊपर भी आना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर माता सारा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए कि माता जी रात को ही जाग रही है, माता ही स्कूल में अपने ऑफिस से आ रही है, माता ही बच्चों का ध्यान रख रही है, तो जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पिता के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंसेंटिव कि आप देख के इनको लालच कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट फैमिली में दे रहा है, डिसीजन दे रहा है, ये सब इससे बेहतर है कि आप ह्यूमन राइट और जेंडर इक्वलिटी इनको दें। दूसरा है हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ओल्डर पॉपुलेशन, ठीक है। इनको हेल्थ केयर की जो जो ओल्डर पॉपुलेशन है, बुजुर्ग पॉपुलेशन जो हो रही है, उनको क्या हेल्थ केयर की सबसे ज़्यादा क्या होगा, उनको हेल्थ केयर, अगर बुजुर्ग होंगे तो उनका क्या होगा, उनकी तबीयत खराब होगी, ठीक है। और दूसरा जो होगा एम्प्लॉयमेंट, इनको रोजगार भी चाहिए। आप बूढ़ा समझ के आप उनको रोजगार नहीं देते तो इससे क्या होता है, वो यूजलेस हो जाते हैं। कोई भी घर पे व्यक्ति है, काम नहीं करता है, घर पे रखा रहता है, तो वो तो क्या हुआ, एक तो घर के लिए भी वो बोझ बना हुआ है, दूसरा ये है कि वो देश के लिए भी बोझ बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इनको टेक्नोलॉजी जो है फॉर एज फ्रेंडली होना चाहिए, जॉब, ठीक है, कैन बी हेल्प एड्रेसिंग द एजिंग, ये अगर आप उनको जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रेंडली हो, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि बुजुर्ग लोग नहीं समझ पाए, देखिए हमारे यहाँ मोबाइल वोबाइल होता है तो आपको तो बुजुर्ग लोग तो समझ नहीं पाते, उनका हटा ये क्या है। आप गांव में भी जाएंगे तो वो इस मोबाइल को पता नहीं ऐसी नज़र से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या आठवां अजूबा है, वो सीख ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत को फैमिली हो, फ्रेंडली हो, जिससे क्या होगा, हमारे किसान भाई, हमारे बुजुर्ग लोग उसे समझ सकें, उसे सुन सकें, उसका यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, घर बैठे चार बार काम कर सकें, तो वो फ्रेंडली हो, ठीक है। अगर आप कहीं पर या गांव से हैं या फिर आप देखेंगे गांव में तो क्या होता है, वहाँ पर किसान अभी उनके पास जो है ये फ़ोन होता ही नहीं है, स्मार्टफोन होता नहीं है, छोटा सा फ़ोन होगा, छोटे से फ़ोन के अंदर ही वो एक पॉलीथीन में लिपेट के रखेंगे, जिससे कि क्या चीज़ हुआ है वो है, तो उसको वो इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। ये हमारे किसान भाई होते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो वो होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जेंडर, मैंने बताया कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, वर्क और लाइफ में बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि अब आपको देखोगा जो काम करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में करते हैं, उनको इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, इससे कि वो अपना काम कर ही नहीं पाते, अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दे पाते, और हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में रहती है। चाइल्ड केयर सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वर्क ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। इकोलॉजिकल सस्टेनेबल होना चाहिए, देखिए स्मॉलर सस्टेनेबल पॉपुलेशन अलाइन विद द इकोलॉजिकल सब्सटेंस अलाउ फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एड्रेसिंग अ प्लैनेटरी कंसिडरेटिव मूविंग टू वर्ल्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलाइज फर्टिलाइज कुड दस सर्वाइव, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो स्मॉल जो पॉपुलेशन होती है, स्मॉल जो फैमिली होती है, उनको क्या है, इकोलॉजिकली आप सस्टेनेबल करें, ठीक है, अलाउ करें हाई स्टैंडर्ड लिविंग थिंग, ठीक है। उनको अगर हाई लेवल स्टैंडिंग थिंग करेंगे और उनको जो जहाँ पर रहते हैं उनको प्लेनेटरी ये सब प्रोवाइड कराएंगे, हाई स्टैंडर्ड हो गया, वो भी चाहेंगे अगर अगर उनको अगर सही पैसा मिल रहा है, अगर उनको अच्छा अच्छा खाना पीना मिल रहा है, अगर अच्छा जॉब मिल रही है, तो फिर वो क्यों नहीं चाहेंगे कि अपनी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, उनका प्रेशर कम होगा तो वो क्यों नहीं चाहेंगे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना ही चाहेंगे डेफिनेटली। अब देखिए कंक्लूजन की बात करिए, इंडिया अप्रोच पॉपुलेशन एजिंग शुड बी बैलेंस बना के चलना चाहिए फॉर नीड फॉर डाइवर्स रीजन, ठीक है, अलग अलग डाइवर्स रीजन में जेंडर सेंसिटिविटी सस्टेनेबल सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और एड्रेस जेंडर सेंसिटिव है, जिससे मैंने बताया इक्वलिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए पॉलिसी, ठीक है। जैसे कि गरीबी आपने देखा होगा, गरीबी बहुत ज़्यादा है इस देश के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले नंबर पे गरीबी है, दूसरे नंबर में हंगरी है, ठीक है, तीसरे नंबर पे हेल्थ रखी गई है, तो ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पॉलिसी होनी चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, एड्रेस सारी सोशल चेंजिंग होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। जो कुरीतियाँ हैं वो थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, ठीक है। ये सब इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, एग्जामिनर इसको आपको बहुत अच्छे मार्क देगा, ठीक है। और जो है इक्वल ग्रोथ होना चाहिए लॉन्ग सस्टेनेबल के लिए, ठीक है, इक्वल ग्रोथ, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा रहा। दूसरा टॉपिक जो है आप देखेंगे पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान और इंडिया की इंडस ट्रीटी हुई थी, ठीक है। इंडस ट्रीटी के बारे में बताया गया। एक्चुअली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। अभी अगस्त 2013 के अंदर भारत सरकार ने, इससे भी पहले भारत सरकार ने अपील की थी कि हमें हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें और हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहा है, तो हमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो वाटर जो एक्चुअली क्या इंडिया के हक में कम आता है, 20% आता है और 80% इंडस रिविलेज के तरफ। इंडस जो रिवी है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, उसका जो वाटर है वो 80% पाकिस्तान की तरफ जाता है, 20% हमारी तरफ आता है, ठीक है। तो हमने ये टीटी करी थी, तो उसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो बताया गया है, ठीक है, ये दिखा है अगस्त 2024 के अंदर मॉडिफाई द इंडस वाटर ट्रीटी, मॉडिफाई करी गई इंडस वाटर ट्रीटी, चैलेंज पोज बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ठीक है। देखो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होने लगी क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी, नीड होने लगी क्लीनिंग एनर्जी की, ठीक है, क्लीनिंग एनर्जी की नोटिस होने लगा, ठीक है, सफाई सुथराई के लिए होने लगा, ठीक है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट प्रेशर रहने लगा, अलोंग कंसर्न द क्रॉस वाटर टेररिज्म होने लगा, ठीक है। ये सब यहाँ हिंदुस्तान में होने लगा, ठीक है, वहाँ से देश से वो आने लगे। तो हमें क्या, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ गई, हमें चल गई पानी की ज़रूरत। अब ठीक है, जो आर्टिकल इस ट्रीटी हुई है उसके अंदर आर्टिकल 13(3), उसमें अलाउ, इसमें ये लिखा हुआ है बाकायदा कि ये बहुत म्यूचुअल रेटिफाई फॉर चेंजिंग एज अ डोमेस्टिक, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि 39 में कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको एक दूसरे को कोई तकलीफ है तो आप बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप एक दूसरे को आप दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक आर्बिट्रेटर है किशहिंग गंगा आर्बिटर, ये किशहिंग गंगा आर्बिटर मतलब एक प्रोजेक्ट है, वो बनाया गया है। तो मैं इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा थोड़ा सा क्या है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट है यहाँ पर डाइवर्स डाइवर्जेंट अप्रोच टू ट्रीटी, ठीक है, डाइवर्जेंट अप्रोच टू ट्रीटी में देखिए ये परमानेंट कोर्ट और आर्बिट्रेरी के अंदर एक उन्होंने जो आर्बिट्रेट हुई थी वहाँ पर क्या हुआ था, वो इंडिया के पक्ष में दिया और कहा कि आप यहाँ पर अपना वाटर जो प्रोजेक्ट बनाना है वो यहाँ बना सकते हैं। और ये बोला कि आप जो 9 क्यूब मीटर पर सेकेंड और 33 हाइड्रो प्लांट या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये जो पक्ष में हुआ था और ये जो इंडिया के पक्ष में आया था, ये जो वहाँ से जो कोर्ट परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेटी है तो इंडिया के पक्ष में ये जो को दिया, ठीक है। और आइदर इसके साथ उन्होंने वेस्ट ट्यूबिटी और वेयर राइट ट्यूबिटी अलाउ हाइड्रो डेवलपमेंट, वेस्ट जो इंडिया की तरफ से जो वेस्ट ट्यूबिटी और आ रही है, वेस्टर्न ट्यूबिटी और राइट ट्यूबिटी आ रही है, उसको क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं आप हाइड्रोजन डेवलपमेंट बनाने के लिए। ये बात उन्होंने बोली थी। अब देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड में क्या आया हुआ था, व्हाट इज़ द इंडस ट्रीटी क्या है। तो इंडिया पाकिस्तान इंडस ट्रीटी क्या हुई थी, 15 सितंबर 1960 में हुई थी, ठीक है, देश आज़ाद होने के बाद, ठीक है। किसके किसके उसके उसमें हुई थी, वर्ल्ड बैंक की उसके अंदर हुई थी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक इसका ब्रोकर है। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, वाटर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंडस सिविलाइजेशन, इंडस रवि रवि सिस्टम, इट्स ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं अभी मैं बताऊंगा। तो वो क्या होता है, दोनों कंट्रियों में बांट दी गई थी। किस तरीके से बांटी गई हैं, देखो ईस्टर्न से जो वो वाटर होगा तो रवि सतलज ब्याज, ठीक है, वो इंडिया की तरफ मिलेगी। और पाकिस्तान से वेस्टर्न से जो आएगी वो इंडस रवि इंडस झेलम और चेनाब वो पाकिस्तान की तरफ जाएगी, ठीक है। डिवीज़न हो गया था। राइट इंडियंस के राइट कहते हैं ऑल वाटर फॉर ईस्टर्न रवि के जो वो काय में यूज़ करेंगे, एरीगेशन में, पावर जनरेशन में और डोमेस्टिक यूज़ में करेंगे, ठीक है। और जो पाकिस्तान की तरफ से क्यों यूज़ दिया, हाइड्रो पावर के लिए यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन बताइए वो वहाँ पर यूज़ करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए पाकिस्तान वाटर यूज़ कर सकता है। और पाकिस्तान का जो नो यूज़ ईस्टर्न फॉर एरीगेशन एक्सेप्ट और एग्रीड बाय कंडीशन, ठीक है। आप जो वेस्टर्न जो इंडस झेलम जो रवि है उसका आप वाटर यूज़ नहीं कर सकते एरीगेशन के लिए, खेती के लिए नहीं यूज़ कर सकते। कुछ कंडीशन बताई हैं जब भी आप उनका इस्तेमाल करोगे। ये इस टीटी के अंदर थी ये बात, ये सारा इस टीटी के अंदर बताया गया था,
ठीक है, ये बात सब चीज़ें इसके अंदर बातें की। तो आर्टिकल जो 2 है उसके अंदर देखिए क्या क्या बताया गया है इस ट्रीटी के अंदर। आर्टिकल जो रिटेन अ फुल राइट द वाटर ऑफ अ ईस्टर्न रिवर ऑल पर्पस, ठीक है। आर्टिकल 2 में बताया गया है तो ईस्टर्न ईस्टर्न से जो आ रही है वाटर आ रहा है उसमें क्या सारे पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, पावर के लिए भी, इरिगेशन के लिए और एक्सेट्रा, ठीक है। ये बताया गया है। पाकिस्तान को रिटेन क्या है राइट ओवर वेस्टर्न, पाकिस्तान को भी रिटेन किया, पाकिस्तान के पे भी ये अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 3 जो कहता है इसमें प्रोविजन फॉर यूज फॉर वेस्टर्न रिवर इंडिया अलाउड टू यूज अ वाटर फ्रॉम अ वेस्टर्न रिवर फॉर पावर जनरेशन। इसमें क्या कहा आप, आर्टिकल 3 में ये बोला है कि आप जो वेस्टर्न की तरफ से जो रिवर आ रही है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड मस्ट बी एश्योर मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर डाउन, ठीक है। आपको मतलब पानी कहने का मतलब ये है, पानी आप इस्तेमाल तो कर सकते हो वेस्टर्न की तरफ से, मगर आपको ये भी ध्यान लगेगा जो वहाँ पर जो इनफ वाटर पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा पाकिस्तान की तरफ जाने ही ना दो, आप सारा का सारा इस्तेमाल कर लो। ये आर्टिकल 3 के अंदर बताया, ठीक है। आर्टिकल 4 के अंदर ही बताया इंडिया मस्ट नॉट अंडर टेक एनी एक्टिविटी में रिड्यूस टू फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है, बिलो एग्री टू लेवल, ठीक है। यानी कि इंडिया जो है किसी भी उस सूरत में वो वहाँ पर जो फ्लो पानी का जा रहा है उसे रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिया इसे रिड्यूस नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 4 में दिया। आर्टिकल 7 क्या बताता है कि इंकरेज अ टू कंट्री टू कोऑपरेटिव डिज़ाइन ऑपरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट स्पेशली इम्पैक्ट शेयर वाटर, ठीक है। इसमें क्या बताया कि इंकरेज करे दोनों कंट्री को कोऑपरेटिव डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये आर्टिकल 7 में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ये दूसरी बात जो है इसके अंदर दी हुई है, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट द ट्रीटी ऑफ एब्रिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ परमानेंट, अगर कोई भी जो हो जाता है तो वो किसके किसके होगा, परमानेंट इंडस कमीशन के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। तो परमानेंट इंडस कमीशन क्या है, वो 1960 में बना गया था, रिप्रेजेंट बहुत कंट्रियों ने करा था। इसके फंक्शन क्या है, क्या अगर कोई भी अगर इशू हो जाता है तो दोनों कहाँ पर जाएंगे, परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर ये सारा होगा। तो इसमें क्या हुआ था कि रिसॉल्व इशू रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग के जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करना होगा। मॉनिटरिंग जो भी कंप्लेंट आ रही है विद ट्रीटी के साथ उसे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलर एक्शन कंसल्टेंट, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का। और रिसेंट डेवलप टेंशन, ठीक है, जो भी रिसेंट डेवलप टेंशन हो रही है, मतलब जो भी इन दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो वो दूर की जाएगी, ठीक है। ये परमानेंट इंडस कमीशन के इसके अंदर फंक्शन थे, ठीक है। इंडिया ने क्या मॉडिफाई क्या चाह रहा है, तो इंडिया ये चाह रहा है आर्टिकल 13(3) के तहत क्या कहता है, उसको रिव्यू करना चाहता है एंड मॉडिफाई करना चाहता है उस ट्रीटी को, ठीक है। आप इस ट्रीटी को भी मॉडिफाई कर सकते हो आर्टिकल 13(3) के तहत, ठीक है। रीजन क्या बताया है कि इंडिया को जो, देखो मैंने आपको बताया, इंक्रीज द डोमेस्टिक वाटर नीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर डिमांड एंड क्लीनिंग, ठीक है। क्यों, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है स्पेशली जम्मू कश्मीर में, ठीक है। स्मूथिंग फॉर ऑपरेशन चलाने के लिए उनको वो दिक्कत हो रही है क्योंकि टेररिज्म वहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पर क्लिनिक की ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी मारे चाहता है कि इंडिया चाहती है उसको इस ट्रीटी को चेंज करा जाए, इसको मॉडिफाई करा जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान के कंसर्न क्या है, पाकिस्तान के कहना चाहता है, पाकिस्तान क्लाइम इंडिया ग्रोइंग यूजिंग वेस्टर्न रिवर स्पेशली फॉर हाइड्रो पावर निगलेक्ट इम्पैक्ट इस वाटर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ओके, वो ये कह रहा है कि वो ऑलरेडी वेस्टर्न से रिवर जो आ रही है उसको पहले से ही वो इस्तेमाल कर रहा है और निगलेक्ट कर रहा है वाटर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर को भी और वाटर सिक्योरिटी को भी नेगलेक्ट कर रहा है। और पाकिस्तान ने क्या दिया है कि अबाउट इकोलॉजिकल डैमेज ड्यू टू इंडिया हाइड्रो प्रोजेक्ट एट कृष्णगंगा कंचगंगा भेंगिला डैम एलेंग वॉल्यूशन, ठीक है। ये बना है कृष्ण गंगा बहल और बेलाइन डैम जो बना है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वॉल्यूशन कर रहा है, टीटी का जो कर रहा है वो वॉल्यूशन कर रहा है। ये पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ थोड़े एलिगेशन लगाए, ठीक है। ये जो कृष्ण गंगा एप्लीकेशन कब बनाया गया था, 13 में बनाया गया, 2013 के अंदर, ठीक है। ये इंडिया ने बनाया था, कहाँ बनाया है, झेलम रिवर के पास बनाया गया, ठीक है।
इसमें क्या फिर ये परमानेंट कोड जो है इसमें इंडिया ने इसके ऊपर फेवर किया था कि आप फेवर दिया है कि आप इसमें 3 क्यूब जो मीटर पर सेकंड डाउन स्ट्रीम के हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हो, मतलब बना सकते हो, और इतने हिसाब से वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, और जो 9 क्यूब मीटर के पर सेकंड के हिसाब से डाउन स्ट्रीम पानी नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो ये बात वहाँ पर जो परमानेंट कोड एब्रिएशन था, ये बात उन्होंने इंडिया के फेवर में कही थी। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इसके अंदर, अब वहाँ पर अगर ये काम हो तो रहा है, मगर चैलेंजेस क्या है, तो देखो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है। ठीक है, क्या समस्या हो रही है, तो सबसे पहले जो समस्या हो रही है हाइड्रोलॉजिकल डिवीजन। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल डिवीजन हो रहा है, पार्टीशन ऑफ टू रिवर इनटू अ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्शन, वेस्टर्न की तरफ से और ईस्टर्न की तरफ से वो जो आ रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, लैकिंग ऑफ इंटीग्रेटिव वाटर रिसोर्स की जो वो हो रही है मैनेजमेंट में उसमें कमी पाई जा रही है। कॉम्प्लिकेशन जॉइंट इफेक्ट, ठीक है, ऑप्टिमिज यूटिलाइज, और ये बताया जा रहा है कि वो ऑप्टिमिज यूटिलाइज नहीं कर रहा है, मतलब पैसे पानी की जो बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये एक चैलेंजेस हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, क्लाइमेट का भी असर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर जो मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है, रेन वाटर पेंडेंट कोजिंग 30 to 40 डिक्रीज जो हो रहा है, 30 to 40% जो वाटर जो डिक्रीज हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। ठीक है, और फॉर्म ऑफ वाटर फॉलो इंक्रीजिंग स्टैंड बहुत कंट्री रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है यहाँ पर देखो ठीक है, आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग जो बन रही है, उससे कह रहा है बहुत हमारे जो ग्लेशियर्स हैं बहुत स्पीड से वो पानी पानी में बनना है। ठीक है, बहुत स्पीड से वो पानी बन जा रहा है, ग्लेशियर से हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे 30 to 40 जो रिवर है वो ऑलरेडी परसेंटेज जो वाटर है वो ऑलरेडी डिक्लाइन होता रहा है। ठीक है, इस हिसाब से वहाँ से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज उनका बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट जो चेंज बढ़ रहा है, मतलब स्पीड से वो बढ़ रहा है, तो वो आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि वो आने वाले वक्त पे कि कुछ ही सालों में वो खत्म हो जाएगा। इससे क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट कंसर्न, बहुत एनवायरनमेंट आपको वातावरण के हिसाब से क्या कंसर्न होने चाहिए, इसमें बताया बहुत कंट्री आर रिक्वायर्ड टू अंडर इंटरनेशनल लॉ टू कंडक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये बताया है कि अगर आप जो इन दोनों कंट्री को रिक्वायरमेंट है किसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ टू कंडक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के हिसाब से काम करें फॉर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो या पोटेंशियल होए, तो वो किसके हिसाब से काम करें, वो इसके हिसाब से करें, किसके इंटरनेशनल लॉ टू कंडक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, ये बात बताई गई है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए, देखिए 1997 में यूनियन वाटर जो हुआ था कन्वर्जेशन फॉर यूटिलाइज द प्रिंस द यूटिलाइज आउटसाइड द प्राइस ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी एंड रीजनेबल यूटिलाइज विच कैन गाइड इंडिया एंड पाकिस्तान adapting the TT to meet unforced circumstances like climate change and population pressure। ठीक है, इसके अंदर जो 1997 में जो यूनियन वाटर जो कन्वर्सेशन हुआ, उसके अंदर ये बाकायदा लिखा गया है कि वो रीजनेबल यूटिलाइजेशन करें। गाइडलाइंस दोनों देश जो है, इंडिया पाकिस्तान जो है, दोनों गाइडलाइंस का जो गाइडलाइंस दिया उसको फॉलो करें। ठीक है, उसको फॉलो करें, और टीटी कमेटी जो भविष्य में जो भी आने वाली समस्या है उसको, ऐसे क्लाइमेट चेंज हुआ, पॉपुलेशन प्रेशर हुआ, तो वो उसको फॉलो करते हुए काम करें। ठीक है, इससे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बारे में बताया कि हमें क्या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, इससे वे फॉरवर्ड बताया है। ठीक है, ये वे फॉरवर्ड बताया, इसमें क्या है देखिए, वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, आपके अगर एग्जाम हॉल में आता है तो आप अपने फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, तो इसमें बताया लैक ऑफ ट्रस्ट, दोनों कंट्रियों के जो लैक ऑफ ट्रस्ट से दोनों दूसरों पर विश्वास कम करते हैं, नेगोशिएशन में डिफ़िकल्टी होती है उन लोगों का, वो दूसरों से नेगोशिएशन नहीं करते हैं, मॉडिफाई ज़रूरत है आर्टिकल 13 को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, पॉलिटिकल टेंशन नहीं हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो इस आर्टिकल्स को 12 आर्टिकल्स को जो है मॉडिफाई करें। ठीक है, ये होना चाहिए MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट होनी चाहिए टू एड्रेस इमरजेंसी इशू। ठीक है, सच है जैसे क्लाइमेट, वाटर सिक्योरिटी, बॉर्डर इशू,
ये सारी जो इमरजेंसी है इनको इनको मद्देनज़र रखते हुए दोनों को मेमोरेंडम मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जॉइंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो होता है कि आर्टिकल 7(1)(c) के तहत जो भी अगर क्रिएटिव कोलैबोरेशन हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर को होना चाहिए, वाटर ख़राब ना हो, वेस्ट ना जाए, बर्बाद ना हो, ठीक है। स्पेशली इन क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट चेंजिंग हो रहा है, हमें क्या होना चाहिए, इसको इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें वाटर की बर्बादी होने से रोकना चाहिए, ठीक है। आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, आप देखो, तो कंक्लूजन में ये लिखा है, इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन अ विटल मैकेनिज्म फॉर वाटर मैनेजमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही, ये मैकेनिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। द सिग्निफिकेंट चैलेंज पर्टिकुलर कंसर्न हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सिग्निफिकेशन जब से जो इनके कंसर्न क्या है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के थोड़े चैलेंजिंग होने चाहिए इसके अंदर। चैलेंज टीटी आर कोर स्पेशल फॉर वाटर शेयरिंग, ठीक है। वाटर शेयरिंग होनी चाहिए, मॉडिफाई और अपडेट टू द टीटी विल रिक्वायर, ठीक है, केयरफुली कंसिडर ऑफ द इन्वॉल्विंग बहुत नेचुरल विद अ फोकस सस्टेनेबल इक्वलिटी वाटर मैनेजमेंट एंड रीजन कॉपरेशन। देखिए इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता दूं। पर्टिकुलरली जो इसके अंदर बताया कि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस ट्रीटी पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। कोर प्रिंसिपल जो क्या है इसका, सबसे बड़ा कोर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो डिस्ट्रीब्यूट को जो हो रहा है उसको रिसॉल्व करना चाहिए, कोऑपरेटिव ऑफर देना चाहिए फॉर फाउंडेशन फॉर एड्रेसिंग इमरजेंसी। जैसे कि कोई आपको देखेंगे, कोई भी इमरजेंसी हो रही है, आप क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की बात करें, उसके अंदर जो भी इमरजेंसी हो रही है उसके अंदर आपको ये मद्देनज़र रखना होगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जिस देश में